Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the third chapter from the class 7 Social Science History book. तो इस चैप्टर का नाम है दिल्ली सल्तनत 12 to 15th सेंचुरी। ओके बच्चों, तो जो भी क्लास 7 के हो वो तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, और अगर कोई जीके के पर्पज से भी देख रहे हो वो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किंगडम्स है, डायनेस्टीज है, उनके आर्ट्स कल्चर अलग अलग फॉर्म को 12 से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत 12th to 15th century. In chapter 2 we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा कि कावेरी डेल्टा का जो रीजन था वो बहुत सारी बड़े बड़े किंगडम्स का एक सेंटर बन चुका था। Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? और उन जिस भी चैप्टर 2 में जितने भी किंगडम्स के बारे में, जितने भी डायनेस्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें दिल्ली का कैपिटल के रूप में किसी भी जगह पे मेंशन नहीं था बच्चों। That was because Delhi became an important city only in the 12th century। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जो है एक important city बना था 12th century में। टेक अ लुक एट टेबल 1। टेबल 1 नीचे में दिया हुआ है, जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज के, दिल्ली सल्तनत में भी अलग अलग डायनेस्टीज के कब कब आकर के दिल्ली पे रूल किया उन्होंने, उसके बारे में आपको दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले तोमार्स, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्टिंग में तोमार रूलर्स के, तोमार राजपूत के अंडर से इंपॉर्टेंट होना शुरू हुआ, पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया था। सो टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमार राजपूत। तो दिल्ली पहली बार जो कैपिटल बना था तो वो तोमार राजपूत के किंगडम के अंदर में, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred to as Chahmans of Ajmer। तो ये तोमार राजपूत के अंडर में पहली बार दिल्ली जो है वो कैपिटल बना था, और वो हार गए थे 12th सेंचुरी के मिड में चौहान्स के द्वारा, अजमेर के चौहान्स के द्वारा। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center। तोमार्स और चौहान्स के अंडर में ही दिल्ली जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी बन गया था, व्यापारिक केंद्र बन चुका था। वहां पे ट्रेड अच्छा खासा हो रहा था, बिजनेस अच्छा खासा फ्लोरिश कर रहा था उस जगह पे। मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। जैन धर्म के जितने भी मर्चेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे अमीर मर्चेंट्स थे जो उस जगह पे रहते थे, और उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। क्वाइंस मिंटेड हेयर कॉल्ड दहली वॉल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत में जो सिक्के बने थे वो मिंटेड का मतलब हो गया बनना, तो जो सिक्के बने थे वहां पे तो उनको दहली वाल कहा जाता था, और वो अच्छा खासा प्रचलन में था वहां पे। प्रचलन करने का मतलब चलते थे अच्छा खासा, मतलब कि उनका इस्तेमाल अच्छे से लाया जा रहा था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल, दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल के रूप में, that controlled vast areas of the continent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। और तो दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल के रूप में, जो कि बहुत ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में रखे, तो दिल्ली सल्तनत के बनने के साथ हुआ 13th सेंचुरी के शुरुआत में। टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। ये जो 5 डायनेस्टीज हैं इसमें, तो इन पांचों ने मिलकर के दिल्ली सल्तनत को इतना विशाल बनाए रखा और दिल्ली सल्तनत नाम जो है उसका कायम रखा। तो हम लोग इस टेबल को भी देखेंगे उसमें बच्चों। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। दिल्ली सल्तनत ने इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे एरिया बनाए जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, दिल्ली ए कुन्हा, सीरी एंड जहांपना। ओके, तो ये मैप 1 है, यही है मैप 1। तो इसमें लोकेट करने के लिए कह रहा है दिल्ली ए कुन्हा, वेयर यू कैन सी दिल्ली ए कुन्हा, फिर सीरी and Jahanpana। So these are the important cities which have been flourished during the Delhi Sultanate especially। So the rulers of Delhi, सबसे पहले राजपूत का डायनेस्टीज हुआ, तोमार्स एंड चौहान्स। फिर अर्ली टर्किश रूलर्स आए, बाद में विदेशी शासक आए जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, घियासुद्दीन बलबन। फिर खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। So these were the dynasties which have ruled over the Delhi region। So that was the beginning of the chapter। Now we are going to read the topic अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान्स। सुल्तान्स को अंडरस्टैंड करना, सुल्तान्स के अंडर में दिल्ली को समझना। इसका आंसर है हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख सिंगुलर, तवारीख इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत।
तो हिस्ट्री जो इतिहास हुआ करते था उसे तारीख कहा जाता है, और तारीख दोनों भाषा पर्शियन का है, तो सिंगुलर में तारीख और तवारीख प्लूरल में। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के अंदर में प्रशासन की जो भाषा हुआ करती थी तो उस फॉर्म में इसको कहा जाता है। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मेन, तो तवारीख जो भी हिस्ट्री था उस समय का दिल्ली सल्तनत का, जो भी वो लिख रहे थे तो उनको लर्न में अच्छे खासे पढ़े लिखे वो लोग थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, ठीक है, वो किसी के सचिव थे, सेक्रेटरीज थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासन में प्रशासनिक पद में अच्छे खासे पोएट, अच्छे खासे पद पे थे, पोएट थे, कवि थे, और वो दरबारी भी थे। Who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. ओके, तो जो बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारे कार्यक्रमों को वहां पे ऑर्गेनाइज देखा करते थे, यहाँ तक कि राजाओं को सलाह भी दिया करते थे कि कैसे उनको शासन करना चाहिए, और सही तरीके का शासन का, उसके इंपॉर्टेंस को वो लोग एम्फेसाइज करते थे कि कितना फायदेमंद रहेगा। सो हियर इज अ पॉइंट इज गिवन, द सर्कल ऑफ जस्टिस, कि न्याय का पहिया। फखरे मुदब्बिर रोड इन दी 13th सेंचुरी, तो फखरे मुदब्बिर ने 13th सेंचुरी में लिखा है, अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, एक राजा जो है बिना सेना के रह नहीं सकता है, एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सेना जो है वो बिना तनख्वाह के काम नहीं कर सकती है। सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स, सैलरीज जो है वो आता है उस रेवेन्यू से जो कि किसानों से लिया जाता है, टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था। बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी, लेकिन जो किसान है वो रेवेन्यू तभी पे कर पाएंगे अगर वो समृद्ध है और खुश है। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ऐसा तभी हो पाएगा जब राजा एक ईमानदार और न्यायपूर्ण हो, और ईमानदार हो और न्यायपूर्ण हो और सही तरीके से अपनी रूल कर रहा हो। तो ये एक एक्सपर्ट है, एक सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में लिखा गया है फखरे मुदब्बिर के बारे में 13th सेंचुरी में। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड, तो ये कुछ और एडिशनल डिटेल्स है उनको ध्यान में रखना बच्चों। द ऑथर्स ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज, ये तवारीख जो है हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में जिनसे हमें पढ़ने को मिलता है, इनके जो लेखक थे ये सब शहरों में रहते थे। मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और कभी ही होता था कि वो गांव में रह रहे हों। सेकंड, कि दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स, इन लोगों ने अपने जो तवारीख लिखा था तो ये सुल्तान को ध्यान में रखते हुए लिखा था कि उनको कुछ ना कुछ इनाम मिला करेगा, जैसे प्रशस्ति हुआ करता था, तो उस तरीके से ये तवारीख भी लिखा करते थे वहां के राजाओं की प्रशंसा करने के लिए। थर्ड, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction, तो ये ऑथर जो थे, ये जो तवारीख के लिखने वाले थे, तो ये लोग राजाओं को जो सलाह दिया करते थे उसके बेसिस, उसकी कहेंगे जेंडर, बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन की बेसिस पे, ताकि सामाजिक का स्थिरता उस समय के हिसाब से जैसा भी हो, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, और अगर क्रूएल राजा होंगे तो नुकसान का भी सोचते ही होंगे, लेकिन इन सब चीज का ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो लोग आइडिया एडवाइस किया करते थे राजाओं को। Their ideas were not shared by everybody, और इनके आइडियाज को सबके द्वारा शेयर नहीं किया जाता था। In 1236, सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान, तो उन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी जो रजिया सुल्तान, शी वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और काइंड ऑफ एनी सल्तनत। द क्रॉनिकलर ऑफ द एज मिनहाज उस सिराज रिकॉग्नाइज्ड दैट शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, तो उस समय का एक लेखक है मिनहाज उस सिराज, तो उसके द्वारा ऐसा मानना है कि रजिया सुल्तान जो थी वो बहुत ही ज्यादा क्वालिफाई थी और काबिल थी अपने बाकी के भाइयों की तुलना में। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि वो की रानी को अपना शासक मान ले, ठीक है, मतलब क्योंकि फीमेल जो है वो एज ए राजा है, एक राजा मतलब शासक के रूप में किसी सल्तनत को संभाले, भले ही वो काबिल था उसमें, शी वाज एबल एंड क्वालिफाइड, बट ही वाज मतलब द मिनहाज सिराज जो है वो ही वाज, और मेनी ऑफ लाइक हिम, उनकी तरह और भी बहुत ऐसे थे जो किसी लेडी को रूलर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, और जो दरबारी थे, नोबल्स मतलब कि जो दरबारी थे और अच्छे खासे जो लोग हुआ करते थे जो महलों में आया करते थे अपने काम से, तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि कोई महिला जो है वो इंडिपेंडेंटली रूल करे इस तरीके से। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240, तो 4 साल के रूलिंग के बाद उसको गद्दी से हटा दिया गया। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले बर्थ राइट का मतलब है कि जन्म सिद्ध अधिकार, वही बेस्ड ऑन द बर्थ राइट, जो भी विचार, जो भी एडवाइस दिया करते थे, ये जो तवारीख के लेखक थे जो भी एडवाइस दिया करते थे तो वो उसी हिसाब से देते थे कि सामाजिक का जो सोशल का जो ऑर्डर है, समाज का जो बैलेंस जो बना हुआ है वो सब उनके जन्म के अधिकार पे, लिंग के आधार पे सब बना रहे उस तरीके से, तो इस तरीके का ही वो लोग एडवाइस करते थे। तो बर्थ राइट, privileges claimed on account of birth, for example, people believed that nobles inherited their rights to govern
बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टेन फैमिलीज। लोगों का मानना था कि जो अमीर लोग थे उन्हीं लोगों के बस में है शासन करना, क्योंकि वो लोग उस परिवार में जन्म लिए थे। जेंडर डिस्टिंक्शन यानी लिंग के आधार पर भेदभाव, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन। देखो सोशल और बायोलॉजिकल, सामाजिक भी और जैविक तरीके से भी, तो वुमेन और मेन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो जेंडर डिस्टिंक्शंस हो गए। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू वुमेन। जेंडर डिस्टिंक्शंस अधिकतर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि पुरुष जो है वो औरतों से महान है, दे आर मोर एबल और कैपेबल देन वुमेन। Alright, so this here's an excerpt what Minhaj Siraj thought about Razia, what other important female rulers of India did। तो मिनहाज सिराज रजिया के बारे में क्या सोचता था और बाकी के जो फीमेल रूलर्स थे इंडिया के वो उनका कैसा मानना था। तो मिनहाज सिराज थॉट दैट क्वींस रूलर वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। तो मिनहाज सिराज का ये मानना था कि जो रानी राजा बना करती थी, मतलब जो रानी शासन किया करती थी, वो भगवान के द्वारा बनाया गया जो सोशल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जा रही है, या फिर उनको रानी बनाना ही भगवान के द्वारा बनाए गए शासन के अगेंस्ट जाना है। इन विच वुमेन वर सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। तो ऐसा माना जाता था कि भगवान के द्वारा जो बनाया गया है कि वुमेन जो है वो और पुरुषों के अधीन ही रहेंगे, उनके अंडर ही रहेंगे। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? Okay, तो वो ये भी सवाल उठाया करता था कि गॉड्स के बनावट में हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मेन, कि वो उसका जो बैल उसका जो बराबर का जो कहेंगे वेल स्टेटस है, तो वो रजिया सुल्तान का बराबर का स्टेटस है, और किसी भी वुमन का जो बराबर का स्टेटस है वो किसी मेन के बराबर में नहीं था उस समय में। तो उसी तरीके से रजिया सुल्तान का भी जो स्टेटस है, जो क्वालिफिकेशन है, एबल है, भले शी वाज मोर क्वालिफाइड, लेकिन अपने भाइयों की तुलना में वो ज्यादा क्वालिफाइड थी और एबल थी, बाकी लोगों की तुलना में नहीं ना। ऐसे तो और भी थे जिनके कंपेरिजन में वो कम रही होगी, तो उनको उस कॉलम में नहीं रखा जाता था। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सीलेंट क्वालिटीज, मतलब उसको इतने सारे एक्सीलेंट क्वालिटीज कहां से आ सकते हैं। On her inscriptions and coins, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। तो उनके जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं, सिक्के हैं, उसमें यही सब पाया जाता है कि रजिया जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। This was in contrast to the queen रुद्रमा देवी। तो एक और रानी थी रुद्रमा देवी जो कि 1262 से यानी 1262 से 1289 तक 1289 तक शासन किया था इन्होंने। ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, तो ये वारंगल के काकतीय डायनेस्टी की रानी थी। पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, तो जो ये वारंगल है अभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। रुद्रमा देवी changed her name in her inscription and pretended she was a man। अब रुद्रमा देवी अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम बदल करके लिखवाती थी इस तरीके से कि लोगों को लगे कि कोई राजा उनका शासक है। अनदर क्वीन डिड्डा रूल्ड इन कश्मीर, ऐसी एक और क्वीन थी डिड्डा जो कि कश्मीर में रूल किया था उनके द्वारा। तो ये 1980 से लेकर के 1003 के बीच में। हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड दीदी और एल्डर सिस्टर। तो ये जो डिड्डा वर्ड है इसको लिया गया है हिंदी के वर्ड से, और हिंदी का तो दूसरे वर्ड से दीदी, इसका मतलब होता है कि बड़ी बहन। And obviously affectionate term given to loved ruler by her subjects, और ये नाम दिया गया था इनके जो प्यारी रानी को इनके प्रजा के द्वारा। So here's a think about question, express Minhaj's ideas in your own words। तो Minhaj's ideas कि though he was favoring Razia as the queen of the Delhi Sultanate, but he was not thinking of her to be getting settled as the ruler of Delhi Sultanate। देखिए वो चाहता था, वो ये जानता था कि वो रानी सही बनी है क्योंकि वो शी वाज मोर एबल एंड क्वालिफाइड, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक औरत को रानी नहीं होना चाहिए था। तो उसके आइडियाज को अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। डू यू थिंक रजिया शेयर्ड दीज आइडियाज, और तुमको क्या लगता है कि रजिया ने ये आइडियाज को शेयर किया। ऑब्वियसली इट हैज बीन शेयर्ड, देयरफॉर वी आर एबल टू रीड इट नाउ। व्हाई डू यू थिंक इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू बी रूलर, और तुमको क्या लगता है कि किसी भी औरत को राजा बनने के लिए या शासन करने के लिए क्यों डिफिकल्ट था। ऑलराइट, अ क्लोजर लुक, एक नजदीकी व्यू हम लोग देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन का काम खलजी और तुगलक के समय में। तभी हम लोगों ने क्या जाना, तोमार राजपूत के बारे में, फिर चौहान राजपूत के बारे में जो तोमार को हराया उन्होंने, फिर जो पर्शियंस आए, ओके, इल्तुतमिश के समय में, ये पर्शियंस जब आए तो इल्तुतमिश के समय में, फिर रजिया के सुल्तान के बारे में और भी कुछ रानियों के बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे खलजी और तुगलक के बारे में। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administration। कंसोलिडेशन की ये इतना बड़ा किंगडम जो है वो एक जगह बना रहे कि किंगडम के रूप में ही रहे, ये नहीं कि सब बिखर जाए या फिर कोई दुश्मन देश आकर के आक्रमण करके इसको भी कब्जा कर ले। तो ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो बना रहे, तो ये इसके लिए एक बहुत बढ़िया गवर्नर चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए थे जो उसको रूल कर सके, उनको कंट्रोल कर सके।
रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टियंस एज गवर्नर्स, तो सिर्फ अमीर लोगों को, ठीक है, सिर्फ अमीर लोगों को चिफ्टियन मुखिया के तौर पे या फिर गवर्नर के तौर पर अपॉइंट करने के अलावा द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन। तो जो इल्तुतमिश था, तो ये इन अमीर लोगों को या फिर जो भी पढ़े लिखे थे उन लोगों को उतना वैल्यू ना दे करके ये अपने गुलामों को ज्यादा वैल्यू दिए, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदा गया था उनको पर्शिया से, ठीक है, बंदगन में, जिन्हें वो जो स्लेव्स उन्हें बंदगन कहा जाता था, तो इन्हें पर्शियन से खरीदा गया था, तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था उन्होंने। दे वर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। अब उनको अच्छा से ध्यान रखकर उनको ट्रेन किया गया था ताकि वो किसी राजनीतिक ऑफिस को, ठीक है, कार्य को संभाल सकेंगे साम्राज्य में। Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. अब क्या है, वो गुलाम थे और उनको वैसे ही खरीद के लाया गया था, बस उनको ट्रेनिंग करके उस तरीके से बनाया जा रहा था, मतलब कि वो अभी भी उनके अंडर में ही थे। ये तो वो इल्तुतमिश ने क्या किया कि जो अमीर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को अपने आसपास के उन लोगों को भाव ना दे करके, उन लोगों को इंपॉर्टेंट पोस्ट ना दे करके अपने गुलामों को उसने मौका दिया था। तो वो डायरेक्टली राजा के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इसलिए वो राजा उन पर पूरा ट्रस्ट कर सकता था, उन पर भरोसा भी कर सकता था। Alright, further, the Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people to humble birth, of humble birth. ठीक है, तो खलजी और तुगलक जो है ये बंदागन के सर्विसेज को, अब बंदागन के जो लोग थे इन लोगों को कंटिन्यू करते रहे और साथ में अच्छे अच्छे लोगों के बारे में भी वो लोग ध्यान देते रहे। ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं दिया, उनको ऑफिस में पोजीशन नहीं दिया, तो इसका मतलब कि उन लोगों को उन्होंने उन लोगों का केयर करना छोड़ दिया। They were also the part of their large kingdom, vast kingdom. Okay, raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. ठीक है, तो जो हम्बल बर्थ करने का मतलब कि जो अच्छे खासे जन्म से अच्छा जन्म से ही अच्छे जात में, अच्छे कुल में उस तरह के लोग जो थे उन लोगों को भी उन्होंने वैल्यू दिया और पॉलिटिकल पोस्ट पोजीशंस देते रहे इन लोगों को। They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. Okay, अब स्लेव्स भी थे और हम्बल लोग भी थे, मतलब कि जो एरिस्टोक्रेट्स भी थे, तो उस तरीके के लोगों को ऑफिस में जगह देने की वजह से एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बरकरार होने लग गया था। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their hires. अब स्लेव्स थे या फिर कोई अगर क्लाइंट्स थे, मतलब कि जो भी जिसको भी हायर किया गया राजा के द्वारा, तो वो लोग अपने मालिक के लिए तो अपने मालिक के लिए और अपने संरक्षक के लिए ईमानदार तो थे, लेकिन जिनके वो वंशज थे, मतलब जिनके भी जहां से भी उनका जन्म हुआ होगा, जहां से भी उनकी कहानी स्टार्ट हुई होगी फैमिली की हायरिंग की, तो वहां पे वो लोग उतने ईमानदार नहीं रह गए थे, वो लोग अपने आप को और ज्यादा फेमस बनाना ही चाहते थे। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, राजाओं के अपने नौकर हुआ करते थे। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। ठीक है, तो जितने भी नए नए साम्राज्य बनते गए और नए नए राजा आते गए, ये छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स थे, छोटे छोटे चिफ्टियंस भी थे, तो उनमें भी जो उनका अगर बेटा हुआ, सक्सेसर आया, तो वो लोग भी अपना नौकर रखने लग गए। तो इसी तरीके और राजाओं के तो अपना नौकर था ही, ठीक है, तो इस तरीके से ही जो नए राजा आए तो उनके बीच में और पुराने पुराने जितने भी राजा थे उन लोग के बीच में कंफ्लिक्ट होने लग गया, मतलब कि मतभेद होने लग गया और लड़ाई टाइप की भी होने लग गई थी। The patronage of these humble people by the Delhi sultans also shocked many elites and the authors of Persian Tawarikh and the authors of criticized him. ओके, तो ये जो पैट्रोनेज थे इन हम्बल पीपल के, पैट्रोनेज यानी संरक्षण थे जो इन अमीर लोगों के, जो भी तबके वाले रौबदार जो लोग थे, इन लोगों के जो पैट्रोनेज थे दिल्ली में, वो पूरे सारे बाकी के जो एलिट अच्छे खासे लोग के जो परिवार के जो लोग थे उन लोगों को उन लोगों ने शॉक दे दिया, कि झटका दे दिया कि सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं। And the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high office. और जो ऑथर्स थे पर्शियन तावारीख के, तो उन्होंने दिल्ली सुल्तान को फिर क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि लो कास्ट और फिर नीचे जन्मे हुए लोगों को उन्होंने ऑफिस में जगह कैसे दिया। नहीं, जो ये हायर सुल्तान जो थे, मतलब लोगों को, अच्छे खासे लोगों को तो दे ही रहे थे, जो हम्बल बर्थ के थे उन लोगों को भी पोजीशन दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी दिया था स्लेव्स वाले को, यानी जो लो और बेस बॉर्न के थे, तो इसलिए तवारीख में उन लोगों को क्रिटिसाइज भी किया गया। और एट द क्लाइंट समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर अ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, तो वो जो कि किसी दूसरे के अंदर के संरक्षण में है, तो उसे क्लाइंट कहा जाता था। और एट फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस पॉइंट्स हियर, स्लेव्स रादर देन सन्स, ठीक, गुलाम, बेटे के अलावा गुलाम। द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड, राजाओं को ऐसा एडवाइस दिया जाता था, अ स्लेव whom one has brought up and promoted, वो गुलाम जिसको उठा करके लाया गया है और उसको बढ़ावा दिया गया है,
must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. देखो तो उसकी देख रेख होनी चाहिए पूरी जिंदगी भर, और वो गुड लक भी लाए ताकि अच्छा अच्छा खासा एक्सपीरियंस स्लेव वो बन सके. वाइज मैन हैव सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन. समझदार लोगों ने कहा है कि एक वर्दी मतलब कि कायदा वाला और अनुभव वाला गुलाम जो है वो एक बढ़िया बेटा से बढ़िया बेटर है. ये उन वाइज मैन का सोच होगा जिन्होंने अपने बेटा को बढ़िया नहीं बना पाए या जिनके बेटे बढ़िया नहीं बन पाए. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हाई अ स्लेव वुड बी बेटर देन अ सन. तो क्या तुम ऐसा कायम सोच सकते हो कि कोई गुलाम जो है बेटा से बढ़िया कैसे हो सकता है. तो सोचना बच्चों, इसको आपस में डिस्कस भी करना. ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. तो ये तो अभी हम लोगों ने क्या जाना मेन इल्तुतमिश के बारे में कि उसने गुलामों को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी दिया. ठीक है, गुलामों को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जिन्हें बंदागन कहा जाता था. बाद में फिर जब गुलाम लोग पोजीशन पे आ गए, पॉलिटिकल पोजीशन पे आ गए, तो फिर वो अपने क्लाइंट्स को और जो हम्बल बर्थ के लोग थे तो उन लोगों को पॉलिटिकल पोजीशन ऑफिस में कुछ पोजीशन दिया, जिसकी वजह से तवारीख जो है क्रिटिसाइज करने लग गए थे दिल्ली सुल्तान को. नाउ ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक. अब तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जो कार्य करने वाले थे, जो ऑफिस के लोग थे, वो कौन कौन थे? तो Sultan Muhammad Tughlaq appointed Aziz Khummar, a wine distiller, Firuz Hajjam, a barber, Manka Taba, a cook, and 2 gardeners, Ladha and Pira, to high administrative posts. तो ये कुछ नाम है. तो इनको इन्होंने सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने जो है बहुत ही ज्यादा हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हायर किया था. जियाउद्दीन बरानी, मिड 14 सेंचुरी क्रॉनिकलर. तो जियाउद्दीन बरानी जो है ये 14 सेंचुरी के मिड 14 सेंचुरी के एक लेखक है. Reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapability to rule. तो उसका ऐसा मानना था कि राजा ने जो इन लोगों को हायर किया था तो उसके अंदर सेंस नहीं था पॉलिटिकल जजमेंट का और शासन करने का उसमें क्षमता नहीं था. तो बरानी ने सुल्तान का क्रिटिसिज्म क्यों किया होगा? शायद इसको ये नाम नहीं मिला होगा या और भी कुछ कारण होगा, तो डिपेंड फाइंड आउट करना है इसको बच्चों. फर्दर, like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories in varying sizes. तो पहले के सुल्तान की तरह जो खलजी और तुगलक थे, खलजी और तुगलक राजा जो थे, तो मिलिट्री कमांडर्स को, जो सैनिक जो उनके सेना को संभाला करते थे, तो उनके गवर्नर्स को उन्होंने हायर, उनको गवर्नर बना दिया था ताकि उनके टेरिटरीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके. These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तेदार और मुक्ति. ठीक है, तो इनको जो जमीन दिया गया था, जहां के इनको गवर्नर बनाया गया था ताकि इनको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जा सके, तो उस जमीन को इक्ता कहा जाता था और जिसको ये जमीन दिया जाता था उसको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था. द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास. अब मिलिट्री कैंपेन यानी सैन्य कार्यक्रम का जो भी जिम्मेदारी था वहां पे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, नियम और कानून बना रहे और उनके इक्ता में. ठीक है, इन देयर इक्ता, क्योंकि मिलिट्री के पोस्ट के थे ही वो लोग और उनको वो जमीन दिया गया था, तो इक्तेदार थे वो लोग पहले से ही, उनके इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज अ सैलरी. और इनके मिलिट्री सर्विसेज के एवज में के बदले में जो मुक्तीज हुआ करते थे वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट्स से कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है और भी अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज जो हुआ करती थी तो वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं. They also paid their soldiers from these revenues. ये जो पैसा आया करता था तो इससे वो लोग अपनी सेना को भी पैसा देते थे. Control over muktis was most effective if their office was not inheritable. तो मुक्ति के ऊपर जो कंट्रोल था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था कि अगर उनका ऑफिस जो है वो इनहेरिटेबल है कि एक वंश से दूसरे वंश में नहीं जा सकता था इस तरीके का. एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड. और अगर उनको शिफ्टिंग में एक जगह से दूसरी जगह उनको भेजा जा रहा है कि दूसरा जगह का एकता दे दिया जा रहा है तो उस जगह का एकता भी उनको कम समय के लिए रहता था. These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. अब ये क्या है कि हार्ड कंडीशंस ऑफ सर्विस की इतना कठिन रूप में जो सर्विस सेवा देने के लिए कहा जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोज किया गया था अलाउद्दीन खलजी के समय में और मोहम्मद तुगलक के समय में. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muftis. अब अकाउंटेंट को जो देख रेख करते थे रेवेन्यू का कलेक्शन को जानकारी कलेक्ट करते थे तो उनको हायर किया गया था कि जो भी कलेक्शन किया जा रहा है रेवेन्यू का मुफ्तीज के द्वारा वो सही है कि नहीं है. Care was taken that the mufti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. तो इस बात का ध्यान रखना रहता था मुफ्तीज के द्वारा कि जो टैक्स वो ले रहे हैं तो जो जिस राज्य के लिए जितना टैक्स कहा जा रहा है वो उतना ले पा रहे हैं और जितने सैनिक सोल्जर्स हैं उनके पास तो उनके रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर पा रहे हैं. फर्दर,
as the Delhi Sultans brought the in hinterland of the cities under their control. तो दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के साम्राज्य के जो सुल्तान थे, जब वो आसपास के क्षेत्रों को जब अपने कंट्रोल में लाने लग गए, they forced the landed chieftains, the Samanata aristocrat and the rich landlords to accept their authority. तो वो उस जमीन के जो मुखिया रहा करते थे, जिन्हें समानता कहा जाता था, ठीक है, जो अमीर रहा करते थे उस क्षेत्र के, तो उन लोगों को अपने अंदर में लाने लग गए थे और उनको फोर्स करते थे कि उनकी अब अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर ले, मतलब कि वो उसको अपना राजा मान ले, कि वो उनके अंडर में काम करेंगे, ये रीजन अब उनके उस राजा के अंडर में रहेगा. अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. तो अलाउद्दीन खलजी के अंडर में जो राज्य था वो इन सारे असेसमेंट को कंट्रोल में लाया और लैंड रेवेन्यू को भी कलेक्शन में लाते रहा. द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टियंस टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसिल्ड. तो लोकल चिफ्टियंस का जो मुखिया था कि टैक्स कलेक्ट करने का, वो सब कैंसिल कर दिया गया था. और ये कब का बात किया जाए तो ये खिलजी और तुगलक के अंदर की बात किया जा रहा है. ओके बच्चों, अलाउद्दीन खलजी और तुगलक के अंदर की बात किया जा रहा है. ओके, अलाउद्दीन खलजी और तुगलक के अंदर का बात किया जा रहा है. The rights of the local chieftains to levy taxes were collected and they were also forced to pay taxes. तो जो लोकल चिफ्टियंस हुआ करते थे कि उनका जो अधिकार था कि टैक्स जो है वर कैंसिल, कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, वो सब कैंसिल कर दिया गया था. क्यों? क्योंकि अब मिलिट्री के हाथ में आ गया था, इक्तेदार के मुफ्तीज के हाथ में आ गया था. एंड दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, और इनको भी अब फोर्स किया जाने लग गया था कि ये भी टैक्स पे करें. द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स. जो शासन का काम देखते थे राजा महाराजा के, तो उन लोगों ने जमीन की नापे शुरू कर दी और फिर सारा हिसाब किताब रख देते थे. Some of the old chieftains and landlords served the sultanate and revenue collectors and assessors. ठीक है, तो कुछ जो चिफ्टियंस, जो कुछ पुराने मुखिया रहा करते थे और जमींदार हुआ करते थे, तो सुल्तान के रेवेन्यू कलेक्टर्स के तौर पे काम करने लगे, जो उनके लिए संग्रह करते थे, कलेक्शन करते थे. There were 3 types of taxes. 3 तरीके का मेनली टाइप्स था. तो ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस. तो जो किसान के द्वारा उगाया जाता था, तो वो लगभग उसके 50% के हिसाब से राजा ही रख लेता था. ऑन कैटल, जानवरों के ऊपर और घरों के ऊपर भी. सो दीज आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. नहीं तो टैक्सेस तो बहुत तरीके के थे. लेकिन देख लो कि किसान का उपज का जब 50% पूरा रख ले रहा है, तो उसके लागत का क्या निकलेगा और उसका क्या निकलेगा. तो कितना घटिया कंडीशन था उस समय में. ना कि पूरे सल्तनत के टाइम में नहीं, लेकिन कुछ डायनेस्टीज के समय में घटिया कंडीशन था. It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. और जो सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा हिस्सा जो था, वो भी दिल्ली सुल्तान का बाहर में था. ठीक है, पहले चैप्टर में बच्चों, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने कैसे देखा कि साउथ इंडियन में बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कन्नौज वाला रीजन जो है, जो यूपी में, वहां पे भी ट्रिपटाइट रीजन था, 3 किंगडम वहां पे लड़ रहे थे. तो उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत जो है, इसका भी बहुत सारा हिस्सा अपने भारत देश में, भारतीय उपमहाद्वीप में अंटस था, अभी उनके अंडर में नहीं था. It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi and soon after the annexing southern India. नहीं तो बाद में ये बहुत ही मुश्किल था कि बंगाल, जो कि दूर दूर वाले जगह जो थे, तो उनको दिल्ली पे रह करके कंट्रोल किया जा सके, और बाद में जो फिर सदर्न इंडिया में भी आए, तो उन जगहों को भी कंट्रोल किया जा सके. द रीजन, एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. तो उस तक जो दूर दूर की जगह थे, तो वो सब पूरे इंडिपेंडेंट हो गए थे. इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज that sultanate forces could not penetrate. यहाँ तक कि गंगा घाटी के प्लेन में भी, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन में भी बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पे सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है, वो उसको भेद नहीं पाया, मतलब कि उसको अपने अंडर में नहीं ले पाया. लोकल चिफ्टियंस एस्टैब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स. जो वहां के लोकल के मुखिया थे, तो उन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया इस क्षेत्रों में. समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these areas but only for a short duration. तो कभी कभार होता था कि इन लोगों का शासन वहां पे चल जाता था, लेकिन छोटे समय के लिए. और छोटे समय के लिए समझ लो कि आज हमला किया है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से वहां से भगा दिया जाता था, या फिर वहां पे दूसरा जो वहां के लोकल है, वो अपना साम्राज्य फिर से वापस हासिल कर लेते थे. ओके बच्चों, ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग रीड करते हैं अभी, पहले टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद. द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांजोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219. तो चंगेज खान के अंडर में जो मंगोल्स थे, तो उन्होंने ट्रांजोनिया, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में, ईरान से आए थे, तो उन्होंने हमला किया था 1219 में. एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. और उसके बाद दिल्ली सल्तनत को भी इनका सामना करना पड़ा था. चंगेज खान अपने देश को आकर के बहुत बार लूट करके गया. मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, तो मंगोल का जो अटैक था दिल्ली सल्तनत के समय में, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया था.
एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल, और मोहम्मद तुगलक के स्टार्टिंग के सालों में। दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। तो इसकी वजह से अपनी सेना को इसको दिल्ली के लिए खड़ा करना पड़ गया था, और जिसमें बहुत सारे प्रशासनिक गतिविधियों में इसको अड़चन आई थी। तो बच्चों ये सब के लिए छोटा सा नोट्स समरी तो रहेगा ही वेबसाइट पे। ओके, सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, क्लोजर लुक था, ठीक है। इट वाज एडमिनिस्ट्रेशन हाउ दिल्ली सल्तनत वाज वर्किंग। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक, ठीक है। तो खलजी और तुगलक के समय में यानी मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों के समय में मिलिट्री सर्विसेज को उन्होंने बढ़ावा दिया। जो हायर क्लासेस के थे उन लोगों को भी ऑफिस में रखा, लेकिन सबसे पहले स्लेवरी वालों को बढ़ावा दिया, जिनको उन लोगों ने बंदगन कहा जाता था। तो इक्तदार, तवारीख, इस तरीके से अलग अलग समय के, इसको हम लोग जाना इस टॉपिक में। नो, अब जो कॉर्नर्स में दिए रहते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखते हैं। देयर वर ऑल्सो अदर टैक्सेस, तो और भी टैक्सेस के बारे में जानकारी मिलेगा यहाँ से। तो और भी टैक्सेस थे, तो यहाँ पे क्या है, 3 टैक्सेस के बारे में लोगों ने जाना कि जो कल्टीवेशन और था उस पे, कैटल पे और हाउसेस पे, तो उनसे टैक्स लिया जाता था। अब और भी कुछ टैक्सेस थे, खुम, जकत एंड जिजिया। तो खुम क्या थे? खुम was considered of 1/5 of our war booty and 1/5 of mines and treasure trove। तो खुम था किसी भी युद्ध में जो भी लूटा जा रहा है या कहीं पे भी माइन खोदा जा रहा है तो उसका 1/5 लेना था। जकत was one of the religious duties enjoined upon all Muslims under which they had to give 40th part of their annual savings। जकत मुस्लिम्स के द्वारा था जिसमें 40वां भाग देना रहता था अपने सालाना कमाई का, बचत का, टू द नीडी एंड ट्रेवलर्स, नहीं जरूरतमंदों को या फिर ट्रेवलर्स को। इट इज ऑफन सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ पेइंग जकत वाज स्टार्टेड बाय द प्रोफेट हिमसेल्फ। तो इतना डिटेल मुसलमानों का कुछ नियम था, बच्चों को रीड करना, आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन इट। जजिया भी एक टैक्स था, ठीक है। जजिया भी एक टैक्स था जो वसूला जाता था कहीं पे भी जाने के लिए, खास करके तीर्थ स्थल पे घूमने जाने के लिए। चिफ्टेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस, ये चिफ्टेंस यानी जो मुखिया हुआ करते थे और उनकी किलाबंदी। इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। तो इब्न बतूता एक 14th सेंचुरी का ट्रैवलर था मोरक्को से अफ्रीका। और ये मुस्लिम लोग का मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं बच्चों, बस ये टैक्स के बारे में कि कैसे बस लूटने का काम होता था, ना कि मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग में। और अधिकतर मुस्लिम आए ही थे इंडिया में बस मुस्लिम का प्रचार प्रसार करने के लिए और लूटने के लिए। सो दैट इज वाई इसको रीड करना इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं उनसे नफरत करता हूं या फिर मैं कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूं। इब्न बतूता अ 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका। तो ये इब्न बतूता जो है 14th सेंचुरी का ट्रैवलर था मोरक्को से। एक्सप्लेन दैट चिफ्टेंस समटाइम्स, तो उसका ऐसा मानना है कि चिफ्टेंस कभी कभार fortified themselves in mountains, in rocky, uneven, rugged places, as well as in bamboo groves। ये तो राजा जो हुआ करते थे वो अपने आप को पहाड़ों में, चट्टान वाले पहाड़ों के बीच में, कभी कभार ऊंचे नीचे वाले जगहों पे या फिर बांस के जंगलों में भी अपने आप को छुपा के रखते थे। इन इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, भारत में इंडिया बॉम्बी जो वो हॉलो नहीं है, इट इज बिग, इट्स सेवरल पार्ट्स आर ऑफ इंटरवाइंड एंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। और जंगल बम्बू, बांस के पेड़ को अगर तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों, जहां पे भी उगा हुआ रहता है, बहुत सारे बांस उगे हुए रहते हैं एक जगह पे और सब एक दूसरे में उलझे हुए रहते हैं, तो इसलिए वहां पे आग भी उनको असर नहीं कर पाती है। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होते हैं। द चिफ्टियंस लिव इन दिस फॉरेस्ट विच सर्व देम एज रैम्पार्ट्स इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। तो जो मुखिया जो इन जंगलों में रहा करते थे वो इन शासकों को, इन राजाओं को सर्व किया करते थे, अपने जानवरों के साथ भी, अनाज के साथ भी। There is also water for them within, that is rain water which collects there। तो इनके लिए पानी भी रहा करता था, खास करके रेन वाटर जो वहां पे जमा हुआ करता था। Hence they cannot be subdued except by powerful armies। तो इसलिए बिना पावरफुल आर्मी के उन्हें हराया नहीं जा सकता था। Who entering this forest cut down the bamboos with specially prepared instrument। जो जंगल में घुस करके इन बांसों को काट देते थे और खास करके जो अलग अलग तरीके के हथियार के बने हुए थे। Describe the ways in which the chieftains arranged for their defense। तो अलग अलग तरीके को बताओ, जैसे मुखिया जो अपने रक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और बच्चों ये ऊपर वाला जो टैक्स का जानकारी दिया हुआ मुसलमानों रूलर्स के द्वारा जो टैक्स था, तो फिर ये बता दूं बच्चों, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम्स। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ टैक्स। तो उसको टर्म याद रखो, बस टर्म याद रखो, उसका एक्सप्लेनेशन आपके स्कूल में टीचर ने बता ही दिया होगा, मैं उसको फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। Okay, so it has been taken from the source of United Nations. Now the topic which we are going to read is the Sultanate in the 15th and 16th centuries। Okay, तो सल्तनत यही साम्राज्य 15th और 16th centuries के बीच में।
तो टेक अ लुक एट टेबल 1 अगेन, ऊपर में जो टेबल दिया हुआ था तो उसको फिर से देखना। यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सईद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल, ठीक है, तो तुगलक के बाद सईद और लोधी डायनेस्टी आए फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526, तो इनका शासन रहा 1526 तक। बट देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. ओके, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत सारे स्टेट्स, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और फिर साउथ इंडिया रीजन के बहुत सारे रूलर्स थे जो वो इंडिपेंडेंट हो गए थे और अपने स्टेट्स को और फ्लरिश करने वाले थे और प्रॉस्परस बनाने वाले थे। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हिच सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत। ओके, तो ये वो जिस समय वो भी है जब नए रूलर ग्रुप्स का भी इमर्जेंस हो रहा था, जैसे अफगान और राजपूत का। सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड। ये तो कुछ ऐसे स्टेट जो इस समय में बने थे वो छोटे थे लेकिन पावरफुल थे और अच्छा खासा उनका शासन चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 टू 1545, 1526 था सिर्फ इन लोगों का डायनेस्टी का, लोधी और सईद डायनेस्टी। यहाँ पे हम लोग जो जान रहे हैं शेर शाह सूर 1540 to 1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar। तो शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने अंकल के लिए एक मैनेजर के तौर पे, एक छोटे से क्षेत्र के मैनेजर के तौर पे काम की शुरुआत किया था। एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्पायर हुमायूं। तो इसने चैलेंज भी किया और हुमायूं को हराया भी दो बार, 1530 से 40 के बीच में, 55 से 56 के बीच में। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली, उसने दिल्ली पे शासन कब्जे में लिया एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, और अपना साम्राज्य का स्थापना किया। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient। और तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा समय इस्तेमाल इंट्रोड्यूस किया कि अलाउद्दीन खिलजी और के शासन में से कुछ आइडियाज को इंट्रोड्यूस करके अपने शासन को और बेहतर बनाया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। और शेर शाह का जो शासन का जो तरीका था तो एक मॉडल बन गया अकबर के द्वारा, उसको भी उसने अपनाया। When he consolidated the मुगल एम्पायर, जब उसने मुगल एम्पायर की स्थापना की। ऑलराइट, चलो इसको रीड कर ही लेते हैं। What we were reading, the type of taxes which have been being taken by the Tughlaq और other dynasties, खुम, ज़कत एंड जिया। खुम हम लोगों ने जाना 1/5 था, जो भी खजाना मिला करता था, जो भी लूटपुट हुआ करता था तो उसका 1/5 रखना रहता था। ज़कत ये एक रिलीजियस ड्यूटी था जिसमें मुसलमानों को देना रहता था, किसी भी अपनी सेविंग्स का जो भी उन्होंने बचाया तो उसका 40% देना रहता था जरूरतमंदों को और ट्रैवलर्स को। उतना है, उसको याद रखो बच्चों, जरूरी नहीं है और पूरा याद रखना। फॉर द जजिया, इट वाज अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम हु हैड बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जिमीज। तो ये जजिया टैक्स जो है नॉन मुस्लिम्स के द्वारा दिया जाता था जो किसी तीर्थ यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो इसको भी इतना याद रखो बच्चों, बहुत काफी रहेगा आगे हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ना। सो क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 3, दैट इज दिल्ली फ्रॉम द 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। तो इस 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे डायनेस्टीज आए, मेनली 5 डायनेस्टीज दैट वर राजपूत डायनेस्टी, जिनके अंदर से तोमार, चौहान्स, फिर अर्ली टर्किश रूलर्स में भी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, घियासुद्दीन बलबन, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड देन आफ्टर हिम सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ऑलराइट बच्चों, तो अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया इस वीडियो में वो था चैप्टर 3 फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक, दैट इज दिल्ली सल्तनत 12 to 15th सेंचुरी। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।